हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के बारे में। तो आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे जो आपका पेपर है उत्तराखंड का पटवारी और लेखपाल का 2016 का पेपर, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि अभी कल के दिन में ही यहाँ पर पटवारी और लेखपाल की कुछ वैकेंसी निकली है उत्तराखंड एसएससी के द्वारा, जिसमें आपको 513 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं और इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मकसद यही है कि इस पेपर को सॉल्व कराने का, कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं पटवारी और लेखपाल की, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर अपना तैयारी को शुरू कर सकते हैं और इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना सिलेबस को डिस्कस कर सकते हैं और आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं शुरुआत से अपने पटवारी के लिए और लेखपाल के लिए, और साथ में वीडियो की क्लास तो चल ही रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको उत्तराखंड का यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लेलिस्ट जो कि आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 32 क्लासेस मैंने उत्तराखंड के भूगोल के लिए लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल से यहाँ पर उत्तराखंड के भूगोल को डिस्कस किया है। उसके साथ ही यहाँ पर 21 क्लास हमने 1000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर 1000 क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन सीरीज हमने डिस्कस की है। उसके अलावा यहाँ पर जनरल नॉलेज का जो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है, उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस किया है। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपके सिलेबस में भी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है और आप इसको देख सकते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पर एक और प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमने जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पंचायत विकास अधिकारी जो 2018 का पेपर था उसको पूरा डिस्कस किया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का पेपर, तो आप इस प्ले लिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम यहाँ पर पटवारी के लिए भी और क्लासेस लेके आएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रीजनिंग से शुरू हो गया है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को आप देखना। तो रीजनिंग की क्लास भी मैंने ले ली है, 2 क्लास यहाँ पर हमने रीजनिंग की करी है अभी तक, जिनमें हम उत्तराखंड के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ से जो भी आपकी ट्रिक बनती है, जैसे आपको सॉल्व करना है, मेथड वगैरह, वो सारे हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो 2 क्लास अभी तक हमने ले ली है रीजनिंग की। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना, आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधे से, उसी प्रकार कली का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो बीज का संबंध पौधा है, यानी कि बीज से पौधे का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार कली से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन आपके पास है पत्ती का, फल का, फूल का या फिर जड़ का। जड़ हो नहीं सकता, पत्ती भी नहीं हो सकता, फल, कली से फल नहीं आता, कली से फूल आता है, फिर फूल से आता है फल। तो इसीलिए आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार डी ए का संबंध आई एफ से है, उसी प्रकार एन के का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके पास 4 ही हैं। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जब रीजनिंग की क्लास 2 क्लास ले ली हैं, उनमें मैंने ट्रिक भी बता रखी है और इसका बेसिक भी बताया है कि आप इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन हमने कर रखा है, तो आप उसको देख लेना ज़रूर। रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे और वहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है उसको आप वहाँ से कर ले जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको क्या करते हैं, डी ए को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कोडिंग कर लेते हैं, जो इसकी प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है वो मैंने आपको बताया था, ABCD 1 से लेकर 26 तक। तो डी का जो प्लेस वैल्यू है वो आता है 4 पर, और ए का प्लेस वैल्यू आता है वो आता है 1 पर। अब अगर हम आई आर की बात करें तो आई आता है 9 पर, एफ आता है 6 पर। तो आप यहाँ पर क्या संबंध देख रहे हैं? 4 और 1 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। 9 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है एन कहाँ पर आता है? 14 में आता है, और के कहाँ पर आता है? 11 में आता है।
तो इनके बीच में भी गैप कितना हो गया, 3 का गैप हो गया। ठीक है, अब हमको 3 का गैप वाला ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पर 3 का गैप होगा। ठीक है, यही ट्रिक लगेगी यहाँ पर आंसर में, जहाँ पर भी ये फॉलो करेगा उसको हम आंसर कर लेंगे। तो अब चलते हैं एस पी में। अब यहाँ पर एस पी देखो, एस आता है आपके पास 19 में और पी आता है 16 में। यहाँ पर जो गैप आपका बन रहा है 3 का गैप बन रहा है, बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पी और एस, पी और एस में आप देखो पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें भी गैप 3 का है और इसमें भी गैप 3 का, दोनों में गैप 3 का है। लेकिन पहले बड़ा वाला आएगा। अभी तक हमने जो ऊपर देखा डी भी बड़ा वाला है, आई भी बड़ा वाला है, एन भी बड़ा वाला है। तो इस पहला जो लेटर आएगा वो बड़ा वाला आएगा और बाद वाला लेटर छोटा वाला आएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन ए में आ रहा है हमारे पास 19 और 16 वाला, तो 19 और 16 यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि एस पी इसका बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बन जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है सीरीज का, 1, 4, 9, 16, 25 और नेक्स्ट जो अंक है वो क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 1, 4, 9, 16, 25 और नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर रहता है 3 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट वर्ड किसका आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ पर एक श्रेणी से संबंधित है, सीरीज से संबंधित है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज मतलब ABCD वाली सीरीज है। अब आप देख रहे हैं पहले वाले में OAC दे रखा है, फिर PBD दे रखा है, फिर QCE, फिर RDF और नेक्स्ट हमको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क की वहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो इसको एनालाइज करते हैं। पहले ए, आप OAC में देखो ए आ रहा है बीच में ए आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो PBD में क्या आया, बी आया बीच में, QCE में बीच में क्या आया सी, RDF में क्या आया डी। यानी कि अब जो नेक्स्ट वर्ड आएगा ABCDE, ई जो आएगा वो बीच में आएगा। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बीच में क्या आएगा ई आएगा। अब ऑप्शन में देखो बीच में ई कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑप्शन बी, जिसमें बीच में ई आ रहा है। बाकी को हमने चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आगे पीछे का कैसे आ रहा है। इसका हमको बीच के लेटर से ही पता चल गया कि ऑप्शन हमारा पास बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन। ये थोड़ा यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, भूगोल का क्वेश्चन है। तो भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इनमें से देशांतर रेखा का, मानक समय रेखा का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा से होता है यह हमको बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्लोब है, ग्लोब में इस टाइप के से जो रेखाएं होती हैं इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये वाली जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो एक खड़ी रेखाएं होती है इस टाइप से इसको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा बोलते हैं। अब जो भारत की स्थिति है, भारत कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। भारत कहाँ पर है, मैंने इसको गोल करके बना दिया है। यहाँ पर क्या है, हमारा भारत है, जो कि अगर आप स्थिति देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पूरब में है। ठीक है, और उत्तर में, उत्तर पूर्वी दिशा में है भारत की स्थिति। अब यहाँ पर अगर समय का मानक हम निर्धारण करें, कहाँ से एक फिक्स रेखा होगी देशांतर रेखा जो कि समय का निर्धारण करेगी, तो भारत के बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसको हम भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं। तो ये जो बीच की रेखा है भारत की, जो यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, बीचों बीच से जो गुजरती है, वहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा होगी, उस देशांतर रेखा को हम बोलते हैं 82 डिग्री 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री पूर्व। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण पूछेगा तो आप बोलेंगे
0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करेगा तब 0 डिग्री, अगर भारत की बात करेगा तो 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि का संबंध है। तो पाक जल संधि का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान से, भारत श्रीलंका से, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो यहाँ पर आप पाक का नाम सुन रहे हैं तो पाक से पाकिस्तान होता है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं होगा इसका आंसर। आप इसको पाक करके मत आना पाकिस्तान, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका संबंध पाकिस्तान से नहीं है। हम यहाँ पर अगर इंडिया के मैप की बात करें तो ये अगर इंडिया का मैप इस तरीके से है, तो ये मैं नीचे वाला मैप बना दे रहा हूँ इसका, साउथ वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा देश है जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर है तमिलनाडु, इंडिया की जो दक्षिणतम सिरा है वो है तमिलनाडु। और यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी है बीच में, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। और यहाँ से तमिलनाडु से श्रीलंका जाने के लिए एक ब्रिज है जिसको हम बोलते हैं राम सेतु, एडम सी ब्रिज भी इसको बोला जाता है, राम सेतु भी बोला जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच की संबंध है वो है पाक जल संधि, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में चलते हैं। एसटीपी विचारधारा में एस का तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडीयकरण। तो ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया कि ये एसटीपी क्या है। तो अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका जो आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन बी था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप इसको डिटेल में क्वेश्चन को सर्च करना और इसका आंसर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन है एक, कौन सा ऑपरेशन है इनमें से जो कि उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्यहोप। तो ऑपरेशन सूर्यहोप जो कि ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध यहाँ पर उत्तराखंड से माना जाता है। उत्तराखंड में आपको पता है कि जब 2013 में जून का समय था, 16-17 जून 2013 की बात है, तो उस टाइम पे यहाँ पर एक केदारनाथ में आपदा आई थी जिससे आप सभी परिचित हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड की में आपदा से राहत के लिए यहाँ पर 17 जून को एक अभियान चलाया गया था इंडिया के द्वारा, जो कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम थी, बीआरओ की टीम थी उनके द्वारा। तो 17 जून से 2 जुलाई के बीच में एक ऑपरेशन चलाया गया था, राहत अभियान, जिसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन सूर्य होप। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच कुटीर उद्योग के संबंध बताना है, कौन सा शहर से? हरिद्वार, देहरादून, फिरोजाबाद या फिर वाराणसी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, फिरोजाबाद, जो कि आपका यूपी में देखने को मिलेगा। फिरोजाबाद शहर जो कि कांच कुटीर उद्योग के लिए, ग्लास के लिए जाना जाता है वहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला भारत का राज्य है, जिसका यहाँ पर गठन किया गया था 1993 में, 53 में। कब किया गया था? 1953 में, 1 अक्टूबर, जब यहाँ पर भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन करने की यहाँ पर शुरुआत हुई। उसी के संबंध में यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश आया, जिसको हम बोलते हैं पहला राज्य जो कि है बना था भाषा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसके जो अध्यक्ष थे इस आयोग के, उनका नाम है फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1956 में। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो कि 1953 में यहाँ पर नया राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12th, कौन सा कथन सत्य है ये बताना आपको। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 से लागू हुआ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा आयोग है जो कि 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ? हमको ये नहीं बता रहा कि इसका गठन कब किया गया,
कौन से आयोग का गठन कब किया गया, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जो आयोग है ये लागू कब से हुआ। तो 1 जनवरी 1994 से यहाँ पर जो आयोग लागू हुआ उसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 1994 से ये लागू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है राज्य क्षेत्राधिकारी से, मान्यता से, उत्तराधिकारी से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराधिकारी से ये आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है, जो कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था से, यानी कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था, किसने बनाया था, जो कि यहाँ पर भारत की उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है उसको किसने बनाया था। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारत के संविधान के, वो है BR अम्बेडकर। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताविका का प्रारूप बनाया था। तो जो हमारी उद्देश्य का प्रस्तावना है उसकी शुरुआत हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम भारत के लोग से यहाँ पर जो हमारी उद्देशिका है उसकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है, एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, महिला से पुरुष का संबंध क्या है। तो महिला का से पुरुष का संबंध बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमने पुरुष का संबंध बताना है कि पुरुष क्या होगा इस महिला का। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं, हमने रीजनिंग के चैप्टर में रीजनिंग की 2 क्लास जो ली हैं उसमें डिटेल में समझाया है किस तरीके से आपको करना है। तो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। जैसे हम पुरुष की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे, तो इसको हम दिखाएंगे प्लस से। ठीक है, किससे दिखाएंगे, प्लस से। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो इसको हम दिखाएंगे नेगेटिव से। ठीक है, हो गया, यहाँ पर इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं सीधे क्वेश्चन में। एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला ने कहा, किसका परिचय करते हुए, पुरुष का। पुरुष को हम P से ही दिखा देते हैं। सबसे पहले पुरुष को हमने P से दिखाया और इसमें हमने लगा दिया प्लस। क्यों, क्योंकि ये पुरुष है। एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी, इस पुरुष की पत्नी, इस पुरुष की पत्नी बना देते हैं हम। पत्नी का संबंध जब भी बनाओगे आप इस तरीके से एरो बना के करना। ठीक है, तो इनकी पत्नी बना देते हैं, यहाँ पर कोई पत्नी होगी और पत्नी पर नेगेटिव आएगा क्योंकि ये महिला है। इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ये क्या है, अपने पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है मतलब इसका कोई एक पिता होगा इस महिला का, और ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, अब इकलौती पुत्री है ये, तो ये इकलौती पुत्री कौन है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है कह रहा है वो महिला। तो ये महिला खुद ही वही तो होगी, क्योंकि इसने क्या कहा, इस जो ये पति है, इनकी पत्नी इसके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि स्वयं वही होगी जो महिला अपनी बात कर रही है। तो यानी कि ये महिला क्या हो गई, इस पुरुष की पत्नी हो गई, और ये पुरुष क्या हो गया, पति हो गया। तो पति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन से आपका, जो कि रीजनिंग का है। इसमें शिल्पी का परिचय करते हुए ऋचा ने कहा, अब एक शिल्पी बना देते हैं हम, एक ऋचा बना देते हैं। ठीक है, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। कौन, ऋचा ने कहा। ऋचा ने क्या कहा, शिल्पी जो है वो क्या है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर शिल्पी क्या है, ऋचा की, मेरे पिता की, इसका पिता होगा एक, इसका पिता की बेटी ये होगी ऋचा, खुद हो गई, और इसकी इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती पुत्री मतलब एकमात्र पुत्री होगी कौन, शिल्पी। तो ये यहाँ पर आ जाएगी शिल्पी। और इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है ऋचा का संबंध क्या है। ऋचा क्या है यहाँ पर, शिल्पी की माता है। ठीक है, ऋचा क्या है यहाँ पर, माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन,
यहाँ पर आपको दे रखा है और हमको x का मान बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसको देखें यहाँ पर 5, 12, 26, 54, 110 यहाँ पे क्या आ सकता है। अब इसको देखेंगे तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 5 से 12 कैसे आ सकता है। 5 इंटू 2 करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। अब 12 से 26 कैसे आएगा, देखो 12 से 26 कैसा आ सकता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे। 12 दूना 24, 24 में 2 ऐड किया 26 आ गया। अब 26 से 52 कैसे आएगा, 26 से 54 कैसे आएगा। 26 में 2 से मल्टीप्लाई करो 52 आएगा। 52 में 2 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 54 से 110 कैसे आएगा। 54 में 2 से गुणा करो प्लस 2 ऐड करो तो 110 आ जाएगा। अब 110 से x कैसे आएगा। 110 में गुणा करो 2 से तो कितना आ जाएगा, 220, और 220 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 222। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, जो कि x का मान होगा 22 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 222। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था, दिल्ली, कौशल, मगध या फिर बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, जो कि कौशल और मगध है, जो कि महात्मा बुद्ध का से संबंधित है। क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली की कोई बात नहीं की गई है। जब महाजनपद की बात की गई है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, जिसमें यहाँ पर महात्मा बुद्ध थे और उन्होंने बौद्ध का प्रचार किया था। उस समय यहाँ पर मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो उसी समय मगध और कौशल क्या थे, छोटे छोटे 16 जनपदों में से एक जनपद थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क के लिए है, इसको आप होमवर्क से करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच।